एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन जो के सी गॉड टेम्पल के अंदर आ चुका होता है और सी गॉड पैलेस में आगे बढ़ता जा रहा होता है। चलते चलते तांगसेन एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां पर उसके सामने सी गॉड का अवतार मौजूद होता है, बल्कि इसे अवतार नहीं आप लोग रियल का सी गॉड भी कह सकते हो। और सी गॉड के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी भी मौजूद होती है। मगर जैसे ही तांगसेन सी गॉड के सामने आ जाता है उसी के साथ ही सी गॉड उससे कहते हैं, अगर तो तुमने मुझे देख लिया है और मुझे पहचान लिया है तो फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुक रहे। और तांगसेन जो के लास्ट के गॉड्स के रूल्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इनके मैकेनिज्म को चेंज करने का ऑलरेडी सोच चुका होता है। वो सी गॉड से कहता है, मैं आपका इनहेरिटर हूँ, बल्कि आपकी कोई मेड नहीं हूँ जो कि आपके सामने झुक जाए। और एक इनहेरिटर होने के नाते मैं आपको वर्शिप क्यों करूँ, क्योंकि जबकि मैं आपकी सीट को एक्वायर करने वाला पर्सन हूँ और कुछ ही देर के बाद मैं आपकी सीट पर आने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे किसी भी गॉड को वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही सी गॉड उससे कहते हैं, क्या तुम बोसाक्षी के सेक्रीफाइस की वजह से मेरे साथ नाराज हो। और उसी के साथ ही सी गॉड अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए एक स्पेक्टेटिंग स्क्रीन को क्रिएट करते हैं, जिस व्यू में हम लोग तांगचेन और बोसाक्षी को एक साथ देख सकते हैं। जिसके साथ ही सी गॉड तांगसेन को बताते हैं, मैंने बोसाक्षी की पावर को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो अभी के बाद तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ 4 डायमेंशनल रियलम ऑफ गॉड में रह सकती है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर और बोसाक्षी दोनों को ही इटर्नल लाइफ मिल चुकी है। और अभी के बाद ये लोग नेक्स्ट वर्ल्ड में आने वाला अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करने वाले हैं। जो सुनते ही तांगसेन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और उसी के साथ ही अपने लास्ट टाइम के एक्शन को करेक्ट करते ही दोबारा से सी गॉड के सामने हल्का सा झुकते हुए उनसे कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी के लिए मेरे इनहेरिटेंस की सेरेमनी को आप खुद पास होकर आगे बढ़ाने वाले हैं। मगर उसी के साथ ही सी गॉड उससे कहते हैं, सी गॉड हार्ट एंजल गॉड की वजह से शैटर हो गया था और उसकी वजह से ही तुम्हारा इंटरेस्ट रेट अभी तक 99% है, जिसे कि तुम खुद भी फील कर सकते हो। मगर वर्ल्ड ऑफ गॉड के रूल्स को फॉलो करते हुए जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम किसी भी गॉड लेवल मास्टर की पावर से अनइफेक्टेड रहते हो और अपने इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हारा फाइनली एग्जाम में यहाँ पर पास होते हुए कंप्लीट करवा सकूं। मगर उसी के साथ ही सी गॉड दोबारा से तांगसेन को वार्न करते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात की वार्निंग दोबारा से दे रहा हूँ कि अपने एग्जाम के दौरान हाउटियन हैमर को यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारे हाउटियन हैमर में अशुरा गॉड की पावर मौजूद है, जिससे कि जैसे ही तुम अपने इनहेरिटेंस के एग्जाम में यूज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वो पावर इस एग्जाम में इंटरफेयर करेगी और अशुरा तुम्हें ये एग्जाम कभी भी कंप्लीट नहीं करने देगा। तो लास्ट के टाइम इन दोनों की जितनी भी एक दूसरे के साथ बैटल हो चुकी है, सी गॉड को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि अशुरा गॉड भी आल्सो तांगसेन को अपना इनहेरिटर बनाना चाहता है और वहीं पर तांगसेन के जैसा मिसिंग इनहेरिटर सी गॉड को भी दोबारा से नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से सी गॉड भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते और इसी की वजह से ही वो तांगसेन का एग्जाम खुद यहाँ पर कंप्लीट करवाने के लिए आए होते हैं। और उसी के साथ ही तांगसेन को उसके नेक्स्ट पॉइंट पर भेजते ही उससे कहते हैं, अभी के बाद तुम काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की मुश्किलात का सामना करने वाले हो और काफी ज्यादा ट्रायल्स को पास करने वाले हो, जिसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही सुजेस्ट करूंगा कि तुम्हें सारी बीइंग्स के बारे में सोचना होगा और अपने डिसीजंस को हमेशा ही फास्टली पिक करना होगा और अपने हार्ट की इंटेंशन को हमेशा ही ठीक रखना होगा, जिसके बाद ही तुम एक ट्रू गॉड बन सकते हो। जिसके साथ ही सी गॉड 9th ट्रायल ऑफ सी गॉड लेगेसी को स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि तांगसेन का इनहेरिटेंस एग्जाम होता है। जिसके साथ ही तांगसेन ऑक्टाहेड्रम शेप के क्यूब में आ जाता है, जहाँ पर तांगसेन का ये एग्जाम प्लेस होने वाला है। मगर जैसे ही तांगसेन यहाँ पर आता है तो उसी के साथ ही तांगसेन की काफी ज्यादा डिफरेंट पावर सील हो जाती है। जहाँ पर आते ही सबसे पहले तो तांगसेन कहता है, मेरे शॉन्टियान स्टाइल और स्पिरिचुअल पावर दोनों को ही लॉक कर दिया गया है और इन्हें इतना ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है कि मैं इन दोनों को ही यूज नहीं कर सकता। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूब्स मिलकर तांगसेन के लिए एक पैथ को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस पैथ पर चलते हुए तांगसेन को इस एग्जाम में आगे बढ़ना होता है। मगर जैसे ही तांगसेन आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही तांगसेन की बुल हेड पाइथन की साउल बोन उसकी बॉडी से शैटर
सेटल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बोन को फोर्सफुली मेरी बॉडी से सेपरेट किया जा रहा है और इसकी वजह से मेरी इंटरनल बॉडी की बोन्स भी क्रश हो रही हैं। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही इन पेस पर आगे बढ़ता जा रहा होता है तो ये सारे क्यूब्स ही काफी ज्यादा इलस्ट्रेशंस में मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तांगसेन को एक क्लियर पैथ नहीं मिल रहा होता और वहीं पर तांगसेन की बॉडी भी काफी ज्यादा पेन में होती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मेरी स्पिरिट पावर को भी सील कर दिया गया है, मगर फिर भी मुझे ये पेन काफी ज्यादा सेंसिटिव लग रही है। अगर तो सी गॉड हार्ट अभी भी मेरे पास मौजूद होता तो वो मेरी सारी पेन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता था और मेरी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकता था। हालांकि किसी की भी स्पिरिट बोन को उसकी बॉडी से अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है और उसमें साउल मास्टर को काफी ज्यादा पेन भी होती है, मगर मेरी बॉडी से मेरी स्पिरिट बोन के अलग होने के बाद भी मेरी स्पिरिट पावर जरा भी अफेक्टेड नहीं है, जो कि शायद से सी गॉड के मेरी स्पिरिट बोन को सेपरेट करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक गॉड ही इस तरह के वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन की स्पिरिट बोन कम्प्लीटली उसकी बॉडी से सेपरेट हो जाती है तो तांगसेन थोड़ा सा पेन में जाता है और उसी के साथ ही कहता है मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस सब को करने का क्या मकसद है। जिसके साथ ही तांगसेन के एग्जाम की प्लेस ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सी गॉड जिन इल्यूजन्स का यूज कर रहे होते हैं वो सारी इल्यूजन्स ही काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही होती हैं। जिसके साथ ही जैसे ही तांगसेन नेक्स्ट प्लेस पर जा रहा होता है तो उसी के साथ ही सी गॉड उससे कहते हैं गॉड सारे क्रीचर्स और सारी बींग्स और सारी रेसेस में से ही होते हैं, मगर वो सारी स्पीशीज को सरपास करते हैं, मगर फिर भी उनके दरमियान किसी भी बीइंग का गॉड लेवल पर पहुंचने के लिए जो की पॉइंट होता है वो उसका डिटर्मिनेशन होता है, जिसकी वजह से ही कोई भी बीइंग रेगुलर क्रीचर्स के लेवल को सरपास कर पाता है और नेक्स्ट डायमेंशनल कैरेक्टर बन जाता है। जिसके साथ जैसे ही ये सारी इल्यूजन बदलती है तो उसी के साथ ही तांगसेन देखता है अपने सामने दामिंग को, जो कि काफी ज्यादा पेन में होता है और उसी के साथ ही साथ दामिंग की सारी बॉडी डिवाइन चेंज में ट्रैप होती है और दामिंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, जिन सब की वजह से दामिंग काफी ज्यादा पेन में होता है। जिसे देखते ही तांगसेन कहता है इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स के अंदर आकर दामिंग की स्पिरिट पावर डिसअपीयर होती जा रही है। क्या कहीं साउल बोन को मेरी बॉडी से सेपरेट करने के बाद दामिंग की साउल उसमें वापस नहीं आ गई? और क्या ये सब दामिंग की साउल के साथ ही तो नहीं हो रहा? जो सब जानकर तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है, मगर बिना किसी भी कंक्लूजन पर आए तांगसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही दामिंग को सेव करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसी के साथ ही कहता है दामिंग ने शाओवू को सेव करने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया था, जिसकी वजह से मैं कभी भी उसकी स्पिरिट को यहाँ से इस तरह से वैनिश नहीं होने दूंगा। दामिंग की स्पिरिट हमेशा ही मेरे साथ जिंदा रहेगी। मगर जैसे ही तांगसेन आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो कि दामिंग पर अटैक कर रही थी वो तांगसेन को भी रोकने की कोशिश करने लगती हैं। जिन सब का ब्रेक थ्रू करते हुए तांगसेन दामिंग के पास तो पहुंच जाता है, मगर जैसे ही तांगसेन अपने फाइनल ब्लो का यूज करते हुए दामिंग को ट्रैप की हुई चेन्स पर अटैक करने लगता है और इन सब को तोड़ने लगता है तो उसी के साथ ही दोबारा से डिवाइन पावर के थ्रेड्स तांगसेन की बॉडी को कैप्चर कर लेते हैं और तांगसेन को लेकर पानी में जाने लगते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है क्या सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए दामिंग के साथ इतना बुरा सलूक करना जरूरी है? क्या डिवाइन पावर का यूज करते हुए ये सब क्रिएट करना जरूरी था? अगर तो मेरे इनहेरिटेंस में मुझे दामिंग की स्पिरिट को सेक्रीफाइस करना होगा तो फिर मुझे ये गॉड की सीट ही नहीं चाहिए और मैं ये एग्जाम ही नहीं देना चाहता। मगर तांगसेन के काफी ज्यादा फोर्स और पुश करने के बाद भी डिवाइन पावर के थ्रेड्स तांगसेन को पानी में वापस लेकर आ जाते हैं और वहीं पर दामिंग पर अभी भी कंटिन्यूअसली स्ट्राइक्स हो रही होती हैं। जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से कहता है दामिंग की पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है और अभी से नेक्स्ट लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना दामिंग की पावर नहीं कर पाएगी और उसकी साउल कम्प्लीटली शैटर हो जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से ब्रेक थ्रू करना होगा और इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।